Hello guys, in this video we'll be study about the class 9 chapter 1, that is the matter our surrounding part 9। जैसे सॉलिड को हम हीट देते हैं, डेट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, की लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट टेम्परेचर रिमेन द सेम, जैसे सॉलिड को मेल्ट करते हैं उसका टेम्परेचर सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो हीट एनर्जी कहाँ पर जाती है? डेट इज द वन क्वेश्चन अराइज हियर कि सॉलिड मेल्ट हो जाता है, टेम्परेचर उसका सेम रहता है, तो हीट एनर्जी कहाँ पर जाएगी? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। तुमने ऑब्जर्व भी किया होगा ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, जब मेल्टिंग का एक्सपेरिमेंट करते हैं, आइस को मेल्ट करते हैं, टेम्परेचर सिस्टम का चेंज नहीं होता आफ्टर अ मेल्टिंग पॉइंट रीच, जो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, लेकिन जब तक वो पूरा मेल्ट होने तक उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। तो जैसे कि हम आइस को मेल्ट करते हैं, आइस को मेल्ट करने पर क्या होगा, वो आइस मेल्ट होना शुरू कर देगी, लेकिन जो उसमें थर्मामीटर, हम लेबोरेटरी थर्मामीटर उसमें पुट करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वेयर डज द हीट एनर्जी को, यही हमारा क्वेश्चन है कि हीट एनर्जी कहाँ पर जाती है। इसको हम अच्छे से समझना होगा कि जैसे कि हमने आइस, किसी बिक्कर में आइस लेंगे, उसको फ्लेम से हीट करेंगे और कंटिन्यूटी उसको हीट करते रहेंगे, तो हमारी आइस क्या है, जब हीट करेंगे तो मेल्ट होना शुरू कर देगी। जब तक ये पूरी आइस पानी में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक इसको हीट करते रहेंगे, लेकिन हमारे थर्मामीटर पे कोई भी टेम्परेचर राइज नहीं होगा, लेकिन उसको कंटिन्यू हीट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम आइस को मेल्ट कर रहे हैं लेकिन थर्मामीटर में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है? वेयर डज दिस हीट एनर्जी गो, तो सॉलिड को जब हीट करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम किसी सॉलिड को, आइस को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और यही हमारा क्वेश्चन है। तो हीट एनर्जी कहाँ पर जाती है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर अभी बताते हैं कि इसमें क्या होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द टेम्परेचर और मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच। जब हम किसी सिस्टम को क्या करते हैं तो उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, जिसको हम हीट करते हैं, लेकिन वो हीट मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है कि जब तक वो पूरा तरह, जैसे कि आइस है, पूरी तरह तक मेल्ट ना हो, पूरी तरह कंप्लीटली मेल्ट ना हो। तो दिस हैपन इवन थ्रो वी कंटिन्यू द हीट द बिकर, तो इसलिए हम क्या है, कंटिन्यू हीट करते हैं बिकर को, डेट वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट, को हम लगातार हीट सप्लाई कर रहे हैं। द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग। तो यहाँ पर ये इसका आंसर है कि ये हीट एनर्जी कहाँ पर जाती है। द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय आवर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, कि जो हमने हीट दी है, अब ये आइस क्या है, किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, इसके पार्टिकल क्या होंगे, दूसरे से क्लोज होंगे, और ये किससे जुड़े हुए हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के द्वारा, बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो जब इसको हम एनर्जी देते हैं तो ये एनर्जी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देती है, और इसको तोड़ने में ये एनर्जी क्या हो जाती है, हमारी ब्रेकअप करने में यूज हो जाती है। इसलिए जो उसमें थर्मामीटर लगा है और उसको हम हीट दे रहे हैं, उस थर्मामीटर में टेम्परेचर राइज नहीं होता। इस बात को आपने क्लियरली समझ भी लिया होगा। इसलिए हमारा क्वेश्चन भी यही था कि हीट एनर्जी कहाँ पर जाती है, ये उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो उनके बीच में बॉन्ड को तोड़ने में यूज जाती है। एट दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। ये हीट एनर्जी के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है आइस के द्वारा, यानी कि आइस के पार्टिकल के द्वारा, विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर, और ये एनर्जी को हम हिडन, छुप जाती है, इनटू द कंटेंट्स ऑफ बीकर में, एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट भी बोलते हैं। और लेटेंट हीट क्या होती है, हमारी जो क्या है, गुप्त उष्मा, को उष्मीय एनर्जी बोलते हैं। तो गुप्त एनर्जी है, गुप्त उष्मा भी इसको हम बोलते हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, और लेटेंट शब्द का अर्थ भी क्या है, हिडन, छुपना होता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into the liquid at atmospheric pressure, its melting point is known as the latent of fusion, latent heat of fusion। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बना है, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कि जो हमें हीट की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं।
तो यहाँ पर 1 kg सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी आपके अच्छे से क्लियर होगा। सो पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 173 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन द आइस एट द सेम टेम्परेचर। जो पार्टिकल होते हैं वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो एनर्जी उनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, जो पार्टिकल आइस में होते हैं। कि सेम टेम्परेचर पे जो पार्टिकल वाटर में उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है पार्टिकल जो आइस में होते हैं उसके कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ भी एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि पार्टिकल वाटर के पार्टिकल एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है पार्टिकल ऑफ आइस से। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये है, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर। जैसा कि इसको हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वाटर को, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। पार्टिकल क्या कर देते हैं, बड़ी स्पीड से मूव करना शुरू कर देते हैं। एट द certain temperature point is reached when the particle have enough energy to break free from the force of attraction of each other। एक सर्टेन टेम्परेचर पे जो पॉइंट पे एनर्जी पहुंचती है, when the particle have enough energy, पार्टिकल को पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, जिससे जब एनर्जी इनको मिलती है टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। इसका मीनिंग क्या है कि जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो पार्टिकल उससे क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एट द सेम दिस टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। उसी टेम्परेचर पे लिक्विड हमारा गैस में बदलना शुरू हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। और एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, जिसमें वो उबलना शुरू कर दे, बॉयल होना शुरू कर दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग, अब हमारा क्या है, बॉइलिंग जो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये किस पे होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, जिसमें लिक्विड हमारा किसमें बदलना शुरू हो जाता है, चेंज होना शुरू कर देता है, गैसेस फॉर्म में चेंज होना शुरू कर देता है। तो बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी। और जो पार्टिकल बल्क से बहुत एनर्जी को गेन करते हैं, चेंज इनटू द वेपर स्टेट में बदलते रहते हैं। इसके लिए क्या है, फॉर द वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। और जो वाटर का टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर है, वो कितना है, 373 केल्विन है, जिसको हम 100 डिग्री सेल्सियस भी दिखाया गया है। तो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100 373 केल्विन। और इसको हम इक्वेशन से भी दिखा सकते हैं कि कैसे हम केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 केल्विन के इक्वल होता है, जिसको हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि इक्वेशन क्या बनती है। तो क्या है हमारी इक्वेशन, क्या होगी, के इज इक्वल टू सी प्लस 273 केल्विन। इससे हम केल्विन से सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 370। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को आपने डिफाइन कर सकते हो, डू इट इन द सेम वे एज डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिस्क्राइब किया है, ऐसे ही हम किसको कर सकते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिस्कस कर सकते हैं। पार्टिकल इन द स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बना है कि जो पार्टिकल होते हैं स्टीम में, उनमें उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है देन वाटर की बजाय एट द सेम टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल स्टीम हैव ऑब्जर्व एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी। जो कि इसका कारण क्या है, जो पार्टिकल हैं स्टीम में वो ज़्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में। तो क्वेश्चन क्या था कि जो पार्टिकल होते हैं स्टीम में, वेपर में, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, गर्म पानी की बजाय वेपर में, वाटर के वेपर में एनर्जी ज़्यादा होती है, और ये हार्मफुल भी होती है। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वेपर फॉर्म में, वो एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं। और किसी फॉर्म में होती है वो एनर्जी जो एब्जॉर्व होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में एब्जॉर्व होती है। इसके कारण क्या होता है, उसकी एनर्जी जो पार्टिकल हमारे वेपर फॉर्म में होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और यही इसका क्वेश्चंस का आंसर है। ये भी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि वेपर की एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है। तो जब हम सॉलिड को हीट करते हैं लिक्विड में बदलता है, और लिक्विड को हीट करते हैं तो गैसेस में। तो
ये लिक्विड में बदल गया, और हीट किया तो उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और गैसेस को कूल करें तो लिक्विड, और लिक्विड को कूल करें तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये चेंज हो। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू द अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। इसलिए मैटर की एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदल जाती है जब टेम्परेचर को चेंज करते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन भी था, इसका आंसर क्या है? यस, वी मस्ट लर्न दैट द सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फॉर्म लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। जैसे कि हमने इस बात को भी हम सीख चुके हैं कि सब्सटेंस हमारे जो चारों तरफ है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदल जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट, कि सीधा, और कुछ क्या होते हैं सॉलिड स्टेट सीधा डायरेक्ट गैसेस अवस्था में बदल जाते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, लिक्विड फेस में चेंज किए बिना, कि सॉलिड हमारे कुछ सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमने नैप्थलीन की टैबलेट लेते हैं या ओडानिल लेते हैं। ओडानिल जैसे बाथरूम में यूज करते हैं, तो ओडानिल में क्या होता है कि ओडानिल आप जब बाथरूम में यूज करते हैं कि डायरेक्ट आपने कभी उसको वेपर फॉर्म में ही कन्वर्ट होते देखा होगा, अभी आपने उसको लिक्विड फेस में कन्वर्ट होते नहीं देखा होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट सॉलिड से में बदल जाती है, वेपर फॉर्म में बदल जाती है। ऐसे ही किसके साथ होता है? नेफ्थलीन की टैबलेट के साथ भी होता है। नेफ्थलीन की टैबलेट को आप रखोगे, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, लिक्विड फेस में कन्वर्ट नहीं होगी। जैसे एक्टिविटी टेक द सम कैम्फर अमोनिया क्लोराइड लो कर्श ईट पुट इन द चाइना डिश में इसको रखो, पुट एन इन्वर्टेड फनल, और ये फनल है जो दिखाई गई है चाइना डिश है, और ये इन्वर्टेड रखी गई है। इन्वर्टेड रखने फनल को जैसे फनल हमने दिखाई है, डायग्राम भी हम बना रहे हैं। तो पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टेम, और उसके ऊपर एक कॉटन प्लग लगाना है स्टेम पे, ये जैसे ये दिखाया गया कॉटन लगा है, कॉटन प्लग ऑन ऑफ द फनल। अब आपने क्या करना है, ये स्टैंड पे रखी है, इसके अंदर क्या अमोनिया क्लोराइड की वेपर है, इसको हीट करेंगे, कंटिन्यू स्लोली स्लोली हीट करेंगे। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, स्लोली स्लोली इसको हीट करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी से क्या सीखते हो? कि ये इसमें डायरेक्ट, ये इसको हम प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, इसमें सीधा हमारा जो क्या है सॉलिड डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इन द लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट के चेंज हुए बिना। इस दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है? द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट विदाउट चेंजिंग इन द लिक्विड स्टेट, क्योंकि लिक्विड स्टेट में हमारा सॉलिड कन्वर्ट